Hey there, this is Pranshu Verma और let's get start our next lecture on gravitation। और आप लोग जैसे कि जानते हो कि अपन लोग पिछले ही लेक्चर में थ्योरी तो कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं एक्सटेंड जो आपका पार्ट जो काट दिया गया है सिलेबस से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, और उसके जो डिपेंडेंसी है, फैक्टर्स जो हैं, तो उनके बारे में भी डिस्कशन करके एक लेक्चर बना ही देता हूँ, क्योंकि ठीक है, क्या पता आपको काम आ जाए, क्योंकि काम आने वाली चीज़ है, ऐसी कोई चीज़ है नहीं इसमें टिपिकल कि बाबा 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 ये तो पूछेगा ही नहीं कभी, ऐसा नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसको हटाना नहीं चाहिए था सिलेबस से, ठीक है, कुछ और हटा देते, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पहले लिख लो, उसके बाद बोलूँगा, ठीक है। हाँ, क्या होता है, मैं बोलता रहता हूँ, इधर उधर लिख देता हूँ अंडरस्टैंड कुछ है कभी कभी, ठीक है। सो मैं क्या बता रहा था आपको कि आपका जो सिलेबस डिटेक्ट किया हुआ है 11th का, बेसिकली 11th की बात करूँगा मैं, इस साल कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से, तो जो ये सिलेबस डिटेक्ट किया है वो ऐसा सिलेबस किया है कि यदि आप इसको नहीं पढ़ोगे तो आपको चैप्टर ही समझ में नहीं आएगा। बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझने की, कि यदि आपने उन चीज़ों को नहीं पढ़ा जो बेसिकली काट दिए गए हैं तो आपको चैप्टर ही समझ में नहीं आएगा। जैसे अगला जो चैप्टर है उसमें से इलास्टिसिटी कट की है, ओके, तो इलास्टिसिटी पे ही पूरा बेस चैप्टर है, वो वही कट कर दिया, कैसे समझ में आएगा, ओके। रिजिडिटी ख़त्म की है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन रेशियो ख़त्म किया है अगले चैप्टर में से, आप पढ़ोगे उस चीज़ को, और वही मेन पार्ट है, वही मेन चीज़ें हैं। हालांकि कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है मैं जो डिटेक्ट किए, जैसे पिछले चैप्टर में हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल था, उसमें हमारी पैरेलल थ्योरम और परपेंडिकुलर थ्योरम ख़त्म की थी, लेकिन आपने देखा मैंने कितनी मिनट में पढ़ाया उसको, एक लेक्चर का काम था, समझाने में टाइम लगा थोड़ा सा। और आपको ये भी पता है कि आपको रोलिंग पढ़ना है तो आपको वे थ्योरम आनी चाहिए, क्योंकि उसमें यूज़ हुआ था रोलिंग में। तो इसीलिए अभी न्यूटन्स लॉ की बात करूँ तो वहाँ पे न्यूटन्स लॉ ही हटा दिया चैप्टर से, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये छोड़ दो कि डिटेक्ट हुआ है, बस ये याद रखिएगा कि कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। वो सब पढ़ना तो ज़रूर पड़ेगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसलिए मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ। आपका मन है तो पढ़ेंगे, नहीं है तो हटा दो, स्किप मारो, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। आगे अगला लेक्चर न्यूमेरिकल का है, वहाँ पे न्यूमेरिकल हो रहे होंगे, मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ कुछ वहाँ पे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड में केवल और केवल एक चीज़ का फ़र्क है, कंसेप्ट का। व्हाट वाज द ग्रेविटेशनल फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड वाज द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। ग्रेविटेशनल फोर्स act on a unit mass, that is the gravitational field at that point. Acceleration due to gravity क्या है? कंसेप्ट समझो। If there is no other mass, no other force except gravitational force, ठीक है। यदि यहाँ पे कोई भी और अदर फोर्स नहीं है rather than the gravitational force, then that will be the net force, okay. So Fg जो है GMM अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे अभी इतना बेसिक में मत जाना, m क्या है r क्या है, वो आपको पता है। m कैपिटल M है सोर्स का मास, स्मॉल m है टेस्ट का मास, r है दोनों के बीच का सेंटर डिस्टेंस, ओके। सो from Newton's second law of motion, what does the Newton's second law of motion said?
जब मार्कर चलता है तो लिखने का भी मन करता है, मार्कर नहीं वो ऐसा वैसा पोंग पोंग करता, मेरे को लिखने का भी मन नहीं करता। सो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ बेसिकली बोलता है एफ नेट इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी, बट हियर देयर इज नो चेंज इन मास, सो वी कैन से दैट इज एम ए, दिस इज एम ए। Equation number 1 and equation number 2 should be equal to each other as there is no mass, so this will be EQ1 equal to EQ2 होना चाहिए ना, आपको समझ में आया? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और कोई फोर्स नहीं है, हमने ये मान लिया कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे। तो ऐसा यदि हो रहा है तो देयर विल बी ओनली वन फोर्स एंड दैट विल बी द नेट फोर्स। आप लोग करके आए हो काम, एफबीडी बनाए कहीं करके आए। सो दिस इज एफ जी कैपिटल दैट विल बी इक्वल टू एफ नेट, या एम ए इक्वल टू जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। बेसिकली यहाँ पे एम आएगा, जो नेट फोर्स किस पे निकाल रहे हो, टेस्ट मास पे, तो टेस्ट मास पे नेट फोर्स निकाल रहे हो तो उसी का मास इनटू एक्सेलरेशन आएगा। तो बेसिकली नेट फोर्स है तो बॉडी मूव कर रही होगी, आई एज्यूम दैट कि एक्सेलरेशन इज ए, सो मास ऑफ द टेस्ट बॉडी इज एम, सो एम ए विल बी द नेट फोर्स ऑन द बॉडी। ये तो आपको सबको पता है ना। सो फ्रॉम हियर एम एम कैंसिल आउट होगा और ए की वैल्यू आएगी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यही तो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। दिस ए इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस इज ए इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, स्मॉल जी। ओके, अब डेफिनेशन सुनो स्मॉल जी की। ये तो कंसेप्ट था, ये कहाँ से आया? ऐसा है, ये वहाँ से नहीं आएगा। फोर्स पर यूनिट मास नहीं है ये, डोंट से इट कि दिस इज फोर्स पर यूनिट मास। एक्चुअली में है, लेकिन इसको ऐसा नहीं बोलेंगे, कंसेप्ट का फर्क है, समझने की फ़र्क है, ठीक है ना। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है, फील्ड और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बोथ आर वन थिंग बट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। ओके, जैसे कि आपको पता है मैंने ई की यूनिट क्या बताई थी, न्यूटन पर केजी, और इसकी यूनिट न्यूटन पर केजी नहीं बोलने वाला हूँ मैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलूँगा। ओके, ये फ़र्क है, बस कंसेप्ट का फ़र्क है और कुछ नहीं है। उसके अलावा फॉर्मूला सेम, कंसेप्ट उसके अलावा सब कुछ सेम है। फॉर्मूला भी सेम आएगा, देख लो फॉर्मूला भी सेम आया, मेरे ख्याल से यही तो था फॉर्मूला, है ना। हाँ सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो तो इसकी डेफिनेशन देखोगे तो डेफिनेशन ऐसी होगी कि इफ़ देयर इज़ ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, या ऐसे बोलो कि इफ़ द बॉडी इज मूविंग और एक्सेलरेटिंग अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, then the acceleration of the body is called acceleration due to gravity. Then the acceleration of the body is called acceleration due to gravity. If it is moving under the gravitational force only, there should no any other force rather than this gravitational force. तो आपको समझ में आया जी का फॉर्मूला कैसा है? पिछले लेक्चर में मैंने आपको इसका फॉर्मूला लिख दिया था ऐसे ही, अभी आपको समझ में भी आ गया होगा कैसा आया, ठीक है। It was easy. It was okay. So for Earth, अब बात कर लेते हैं अर्थ के लिए, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, 3 डेरिवेशन करने भी छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, डोंट वरी। सो अपन लोग निकाल चुके हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर फॉर अर्थ, हमारी पृथ्वी के लिए, हमारी धरती माँ। m इज इक्वल टू आपको पता है 6 × 10⁻24 kg, r आपको पता है 6400 × 10⁻3 मीटर में ही लिख दिया मैंने सीधा। तो यू कैन फाइंड द g फॉर द अर्थ 6.67 × 10⁻11 6 × 24 10⁻24 अपॉन 6400 10⁻3 स्क्वायर होगा तो 6 हो जाएगा, निकाल लेना। मैं इतनी कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूँ, सबको रटा वैल्यू है 9.81 मीटर पर सेकेंड आएगा स्क्वायर, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू आपको कैलकुलेशन कर लेना, आप इतनी आएगी, मैं बोल दिया तो मतलब बोल दिया।
Okay, so now just try to understand one thing कि as you know, as earth is not a perfect sphere, is not a perfect sphere, perfect sphere, perfect sphere तो है नहीं अर्थ. So small g is not a constant for the अर्थ सरफेस. ठीक है, अर्थ सरफेस के लिए हमारा जो स्मॉल जी है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी करता है. वो वेरी करता है. ठीक है, और अभी आप थोड़ा धीरे धीरे जान पाएंगे कि जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाते हो तो वहाँ पे आर की वैल्यू कम है तो वहाँ जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, और इक्वेटर पे आते हो तो वहाँ पे जी की वैल्यू कम मिलेगी क्योंकि वहाँ पे आर की वैल्यू ज़्यादा है. ठीक है, यहाँ पे लिख भी रखते हो कि इट्स ग्रेटर एट पोल्स एंड स्मॉल एट इक्वेटर. अब लोग जहाँ रहते हो, मतलब हम जहाँ रहते हैं, हमारा कंट्री इंडिया, भारत. ठीक है, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, जो भी बोलना है बोल दो, हिंदुस्तान. ठीक, ये जो है इक्वेटर लाइन के आसपास लाई करता है. आई डोंट नो कि इसके ऊपर है, नीचे है, या बीच में से जाती है. आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जस्ट लाई नियर बाय द इक्वेटर. तो यहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 9.81 है. ओके, और इफ़ यू गो टूवर्ड्स साइबेरिया, ओके, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया के पास जाओ, ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ा ऊपर ही है, वहाँ मत जाओ. ठीक है, आप ग्रीनलैंड की तरफ जाओ. ओके, नॉर्थ पोल या साउथ पोल चले जाओ यदि ज़्यादा ही मजे है तो चुल. ठीक है, ठीक है, तो आप जाओ नॉर्थ पोल, साउथ पोल, कहीं भी जाओ, यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एट 10. वहाँ पे अलग सिस्टम हो जाएगा. वहाँ पे आपकी जो घड़ी होगी ना, घड़ी, ठीक है, वो भी धीरे धीरे चलेगी. थोड़ा सा आप निग्लिजिबल मानोगे उस चीज़ को. बहुत सारे कंसेप्ट हैं, वो अलग अलग चीज़ें हैं दुनियादारी. तो वहाँ पे जी आपको ज़्यादा मिलेगा और यहाँ पे जी कम मिलेगा. यहाँ पे आपका वेट कम हो जाएगा, वहाँ जाओगे वेट बढ़ जाएगा. आप बोलोगे सर मैं तो भारी हो गया. ठीक, नहीं, ऐसा नहीं हुआ. ठीक है, वेट इज़ नॉट अ कांस्टेंट थिंग. वेट वेरी करता है, जगह जगह बदलोगे वेट कांस्टेंट वो वेरी करता है. सॉरी, हटाओ. चलिए अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेशंस. अभी तक क्या हो रहा था सर? अभी तक मजाक हो रहा था. अभी तक क्या हो रहा था? मजाक. अब एक पहला डेरिवेशन करते हैं, क्योंकि आपको पता चल गया जी इज़ नॉट अ कांस्टेंट थिंग, इट्स वेरी. ओके, सो जी, स्मॉल जी, सॉरी, एट ए हाइट ऑफ h फ्रॉम द सरफेस. अब हम इसको करते हैं जी एट ए हाइट ऑफ h फ्रॉम द सरफेस. सरफेस मतलब किसी भी प्लैनेट को लो, या अर्थ को लेना है अर्थ को ले लो, किसी को भी ले लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे. ओके, अपन लोग मान लेते हैं कि अर्थ मतलब जो भी है रेडियस इसकी r है, और अपन लोग इस हाइट h पे, ओके, फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से है उसकी हाइट. ओके, यहाँ पे एक पॉइंट P है जहाँ पे मैं निकालना चाह रहा हूँ स्मॉल जी की वैल्यू. और स्मॉल जी की वैल्यू, तो बच्चे कह रहे होंगे सर फालतू का टाइम पास कर रहे हो. टाइम पास इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है भाई. सो आपको पता है जी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? जी एट पॉइंट पी कितना होगा? जी एम अपॉन जितना भी रेडियस है, जितना भी डिस्टेंस है, आर प्लस एच का होल स्क्वायर. ओके, अब देखो कंपेयर करते हैं इसको एट द सरफेस. एज यू नो जी एट सरफेस पे कितना होगा? यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो एस. ओके, सो यहाँ पे कितना होगा? जी एम अपॉन आर स्क्वायर. और यू कैन से दैट जी एम इज इक्वल टू जी एस इंटू आर स्क्वायर. इज इट yeah, okay, so put it into equation number first. Put this value of gm in eq1. ठीक, so eq1 में put करो वैल्यू gm की जगह. So you will get the value of gps r square upon r plus h का whole square.
ओके, देखते जाओ, अभी कहानी अभी बदलेगी कहानी, अभी तो बहुत आसान लग रही है आपको, है ना। सो जी पी जी एस, वैसे तो इसको जी इफेक्टिव बोलते हैं, लेकिन ठीक है, आर स्क्वायर को नीचे भेजो तो यहाँ पे जाएगा वो आर प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। अलग अलग डिवाइड में करोगे इसको तो जी एस अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये है फाइनल फॉर्मूला आपका। जी एट पॉइंट पी which is at height of h from the surface of a planet will be equal to the gs, the gravitational acceleration due to gravity at the surface of that planet, upon 1 plus h upon r का whole square। अब सोचो जरा, now just try to think कि ये g और ये g में से कौन बड़ा होगा, which will be greater, which will be greater। as you can see this h by r, okay, h में भी बड़ा हो सकता है, r से में भी छोटा हो सकता है, but h by r जो भी होगा मे बी 1 से बड़ा हो 1 से छोटा हो, लेकिन वो 1 में प्लस हो रहा है। इट इज नॉट अ नेगेटिव थिंग बट इट इज एडिंग इन 1, सो दिस वैल्यू 1 प्लस एच आर नॉट गोइंग टू बी लेस देन 1, नेवर गोइंग टू बी लेस देन 1, नेवर गोइंग टू बी लेस देन 1, कभी भी लेस देन 1 नहीं होने वाली है, 1 से बड़ी ही होगी। एंड यू नो द थिंग्स कि व्हेन द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 1, ओके, व्हेन द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 1 द वैल्यू ऑलवेज लेस देन द न्यूमरेटर, ऑलवेज लेस देन द न्यूमरेटर से कम आती है वैल्यू। यार यही तो चीज़ सोचनी है ना, यही तो नॉर्मली आप नहीं समझ पाओगे इन चीज़ों को। ऐसा कुछ है नहीं, इन फॉर्मूला में पढ़ाने के लिए ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत बड़ा साइंस बना दिया है, नहीं है ऐसा कुछ। लेकिन यही चीज़ें हैं जो ऑब्जर्वेशन से हम सीखते हैं, और यही में फ़र्क है मेरे में और किसी और में। मैं ऑब्जर्वेशन करा रहा हूँ आपको यहाँ पे, और कोई ऑब्जर्वेशन नहीं कराएगा, वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ा के आपको आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन करो इसकी। जी पी इक्वल टू जी एस अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी, इसका मतलब न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई समथिंग इज ग्रेटर देन 1, सो द वैल्यू विल बी लेस देन द न्यूमरेटर। सो यू कैन से दिस कि जी पी इज ऑलवेज लेस देन द जी एस। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें हम वैसे भी देख के बोल सकते थे, बिल्कुल बोल सकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कंसेप्ट यहाँ से समझ में आया। यदि मैं आपसे पूछ दूँ तुरंत कि बताओ ये कैसे है, तो आप नहीं बता पाते। आप कहते कि सर बस आर बड़ा है तो इसलिए बड़ा, ऐसे प्रूफ करो ना, यू कैन प्रूव दिस थिंग, ओके। नाउ आप अब जानते हो कि कैसे आया। समझ में आया ना। अभी देखो और नई चीज़ सिखा रहा हूँ, हटाओ उतार लो फटाफट, चलिए बहुत बढ़िया चीज़ सीखते हैं। एक रोआ if h is very smaller than r, बाप रे बाप, ये क्या पूछ दिया सर। मतलब मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्या ऑन द सरफेस g सबसे, मतलब अभी आपको पता चलेगा, ठीक है, कि g सबसे ज़्यादा ऑन द सरफेस होगा, ठीक है, हाँ पता चलेगा। लेकिन यदि मैं बोलूँ कि आप माउंट एवरेस्ट पे जाओ, चोटी पे उसकी एट द टॉप, ओके, आपको पता है हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8.8 किलोमीटर, ओके, अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर मान लेते हैं, काम खत्म करते हैं, तो मोटा मोटी लेते हैं, ओके। सो दैट मैं यदि बोलूँ 10 किलोमीटर हाइट पे जाओ, 10 किलोमीटर हाइट पे जाओ, और वहाँ पे जी बताओ कितना होगा। हाँ मैं से बोलोगे सर जी कम हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम उतना अप्रॉक्सीमेशन करते हैं क्या? नहीं ना, हम बोलेंगे कि 10 किलोमीटर पे उतना ही होगा यार, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, यहाँ पे 9.8 है, वहाँ पे 9.7 हो जाएगा, ऐसा बोल देंगे। लेकिन एक्चुअली में हम 9.8 ही लेंगे, वहाँ पे भी 9.8 ही लेंगे, क्लियर है। लेकिन मैं बोलने लग जाऊँगा कि एट द 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ठीक, 50 किलोमीटर पे जाओ, वहाँ जाके चेक करो कि व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप या तो ये फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि इस अपॉन इस +1 और उसका स्क्वायर करो, ताम और झाम दोनों ही हैं। तो हमने एक नया तरीका निकाला। व्हाट इज़ द तरीका?
जस्ट लेट्स सी हियर। तो अपन लोग h इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन r, उस टाइम की बात करेंगे। हाँ, सो एक काम कर लेते हैं, इसको GP इक्वल टू GS, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यदि आपकी इजाज़त हो तो। इसको ऊपर ले गया पावर माइनस क्योंकि, हाँ या ना जल्दी बोल। ओके ठीक है, यहाँ पे मैथ्स के स्टूडेंट जो भी होंगे उनको पता होगा यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम की ये इक्वेशन दिख रही है, 1 + x टू पावर n कुछ है। ओके, बाइनोमियल थ्योरम आप लोग पढ़ सकते हैं, मैथ्स में आपने पढ़ी भी होगी, मे भी नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये बस यहाँ पे ये याद रखो 1 + x की पावर n इक्वल टू होती है हमारे लिए 1 + nx। आगे भी बहुत कुछ है, nn-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x² प्लस nn-1 n-2 x क्यूब, ओके, अपॉन x फैक्टोरियल 3, ऐसे बढ़ता जाएगा आगे, लेकिन हमारे लिए यहीं पे सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। फिजिक्स में आप मुश्किल से 2 या 3 जगह यूज़ करते हैं बाइनोमियल थ्योरम, ओके, और उनमें से एक ये है। तो याद रखना 1 + x की पावर n का वैल्यू होता है फिजिक्स में 1 + nx, 1 + nx, यहाँ पे x क्या है h/r, n क्या है -2, बस जस्ट पुट द वैल्यू, थिंक यू विल गेट द वैल्यू। ओके, ओहो, ये कब लगाओगे, जब डिस्टेंसेस कम हो, 50 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, तब लगाओगे ये फॉर्मूला, तब ये आपको अप्रॉक्सीमेशन आंसर देगा। GP इक्वल टू GS इंटू 1 - 2h/r, 1 - 2h/r। 20-30 किलोमीटर पे बात कर रहा है, 50 किलोमीटर पे बात कर रहा है, तो वहाँ पे बात करोगे इस चीज़ की, ठीक है, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है, तो उसके रेस्पेक्ट में 100 किलोमीटर तक भी, हाँ 100 किलोमीटर तक भी उतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, हाँ लेकिन ज़्यादा हो गया 200, 300, 500, तो वो जाता है, वो जाता है। 100 किलोमीटर के अंदर जितनी भी डिस्टेंसेज होंगी, जितनी भी हाइट होंगी, उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ओके, और उससे ऊपर वाली से इससे निकालेंगे, उससे ऊपर वालों को इससे निकालेंगे। ये केवल और केवल तब के लिए है जब h बहुत छोटा हो, बहुत ही छोटा हो, इनके लिए नहीं है। ये h ये यूनिवर्सल है, ये कहीं पे भी लगा सकते हो, ये यहाँ पे भी लगा सकते हो, मना नहीं कर रहा कोई, लेकिन आपको कैलकुलेशन हाई करनी पड़ती है। क्लियर है, क्लियर है ना? चलिए हटा दूँ मैं इसको, याद रखना 1 - 2h/r। क्यों मैं कह रहा हूँ याद रखना, अभी पता चल जाएगा, जब डेप्थ में फॉर्मूला पढ़ोगे ना, तब सिट्टी और पिट्टी दोनों गुम हो जाएगी। गुम नहीं होने वाली, आपको ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा दी है तो आपको आसानी लगेगी वो, ठीक है। चलिए अगला डेरिवेशन, डेरिवेशन है g एट अ डेप्थ d। धरती में मैंने गड्ढा खोद दिया 10 किलोमीटर का, ठीक है, धरती में मैंने ऑन द अर्थ सरफेस आई डिग अ होल ऑफ 10 किलोमीटर, ठीक है, हालांकि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, यहाँ तक का ले लिया, ये सेंटर है, ओके ओके, दिस इज R, ओके, यहाँ पे मैं इसको क्या बोलूँ मैं, PQ बोल दूँ इसको, ओके, इस Q पॉइंट पे विच इज़ एट अ डेप्थ ऑफ D गहराई में है, ओके, D गहराई में है, और यहाँ पे मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताना है। आप लोग बात याद है आपको ग्रेविटेशनल फील्ड का डेरिवेशन एग्जैक्टली सेम होना है, ओके, एग्जैक्टली सेम होना है। देयर विल बी नो फोर्स ड्यू टू द शेडेड पोर्शन, देयर विल no force due to shaded portion, ओके, शेडेड पोर्शन। तो कौन लगाएगा आप पे फोर्स, केवल और केवल अनशेडेड पार्ट, ओके। सो आपको फाइंड करना होगा उसका जी क्यू फाइंड करना है, आपको पता है उसका मास कितना मान लो आप, m' मान लो, अपॉन उसकी रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी है r - d का होल स्क्वायर। यू कैन सी दिस इज कंप्लीट r, दिस इज d, सो दिस इज वैल्यू कितनी होगी r - d, ठीक। सो नाउ जस्ट यू हैव टू डू वन थिंग एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m', ओके।
हाउ यू गेट द वैल्यू ऑफ एम डैश कैसे मिलेगा? ओके ओके ओके, आपको पता है एम डैश का वैल्यू क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये सब आप काम कर चुके हो बहुत ज़्यादा। सिस्टम ऑफ पार्टिकल में तो दबा के डेरिवेशन किए थे ना इस पॉइंट पे। मास निकालने के डीएम की वैल्यू कितनी बार निकाली कि नहीं निकाली? अब डेंसिटी क्या हो गया? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब। दिस इज द रेडियस ऑफ अनशेडेड पोर्शन। इसमें मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड वाला ही सीधा कॉन्सेप्ट है। एग्जैक्टली सेम डेरिवेशन है, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस आर माइनस डी आ रहा है यहाँ पे इस बार, एम अपॉन आर क्यूब, आर माइनस डी का क्यूब। इज इट क्लियर नाउ? आ गया, ठीक। सो नाउ आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एम डैश हियर, सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ जी क्यू, जी एम अपॉन आर क्यूब, आर माइनस डी का स्क्वायर, आर माइनस डी का क्यूब। कुछ कट रहा है, आर माइनस डी कट जा रहा है। सो जी एम कम इक्वल टू आर माइनस डी अपॉन आर क्यूब। ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इस क्यूब को मैं कुछ ऐसे लिख दूं क्या, यदि आपकी इजाज़त हो? मतलब आप इजाज़त तो देने वाले हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो लिख दूंगा। आर क्यूब को ऐसे लिखा जा सकता है, आर स्क्वायर इंटू आर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट विल दिस? दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी क्यू। कंपेयर कर दिया सीधा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या होगा? इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, इस पॉइंट पे सरफेस पे, और इस आर को अंदर ले जाओ। ओ तेरी, यहाँ तो सीधा सीधा हो गया। 1 माइनस डी बाई आर, 1 माइनस डी बाई आर, 1 माइनस डी बाई आर। ओ हो, जरा ऑब्जर्वेशन करते हैं इस फॉर्मूले की फिर से। 1 में से समथिंग सब्सट्रैक्ट हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। दिस ऑलवेज बी लेस देन 1। 1 माइनस डी बाई आर इज ऑलवेज बी लेस देन 1, ऑलवेज बी लेस देन 1। ओके, और एक चीज याद रखना कि वहां पे h बड़ा हो सकता था, h माइट बी ग्रेटर देन r, बट यहाँ पे d नेवर बी ग्रेटर देन r। भाई अंदर खोद रहे हो ना यार, r तक कहाँ से जाओगे और कहाँ तक जा पाओगे? कहाँ? अच्छा नहीं, टू r तक तो जा ही पाओगे, सॉरी, ठीक। तो 2r तक जा सकते हो, t की वैल्यू 2r तक हो सकती है। ओके, सो आपकी वैल्यू ये निगेटिव में जाएगी, निगेटिव में जा सकती है आप। लेकिन एक बात ये भी है, सुन लो, 2r तक नहीं होगा यार। यदि आप गड्ढा खोदते खोदते यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है, आप इधर से ले रहे हो 2r या जितना भी ले रहे हो, ओके, या जितना भी d ले रहे हो, d आपको लग रहा है r से बड़ा है, लेकिन d ये होगा उस टाइम पे, ये। ओके, आप गड्ढा खोदते खोदते अब इधर से नापोगे तो d की वैल्यू कभी भी r से बड़ी नहीं होगी, याद रखिएगा ये चीज़। ओके, d की वैल्यू कभी भी r से बड़ी नहीं होगी। आप दूसरी साइड पहुँच जाओगे ना, दूसरी साइड से फिर लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ से काम नहीं चलेगा, ना, यहाँ से काम। वेव पढ़ोगे आप, अभी तो डेरिवेशन निकाल चुके हैं वे आपके सिलेबस से, नहीं तो उसमें डिग होल अपन लोग एक केव बनाते थे, ओके, पहले, और उसमें एक ऑब्जेक्ट डालते थे और उसका मोशन देखते थे, वो ऑसिलेट करता था, ऑसिलेट ऐसे जाएगा, यहाँ तक पहुँचेगा, फिर ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। मैं कराऊंगा वेव में, जब कराऊंगा ऑसिलेशन पढ़ाऊंगा तो वो डेरिवेशन करा दूंगा, डोंट वरी। ओके, बहुत ही ज़्यादा क्लासिक डेरिवेशन है, वो एक नॉलेजेबल डेरिवेशन है। ओके, सो डी की वैल्यू कभी भी आर से बड़ी नहीं होगी, तो डी की वैल्यू कभी भी आर से बड़ी होगी नहीं, तो ये वैल्यू, ये हमेशा टर्म 1 से छोटा रहने वाला है, तो डी बाई आर विल ऑलवेज बी लेस देन 1। ओके, डी बाई आर विल ऑलवेज बी लेस देन 1। ओके, सो 1 माइनस डी बाई आर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये चीज़ तो है कि 1 माइनस डी बाई आर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सो जी पी या जी क्यू लिखा है, तो जी क्यू हमेशा पॉजिटिव तो आएगा, पक्का है, लेकिन जी पी से, हमारे जी एस से हमेशा छोटा आएगा, जी एस से छोटा आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से छोटी है, एंड 1 से छोटी चीज़ गेट मल्टीप्लाइड विद समथिंग विल बी लेस देन समथिंग, लेस देन समथिंग, समथिंग से लेस देन तो जरूर होती, डेफिनेट। क्लियर है?
सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जी क्यू, दिस इज जी एस 1 माइनस डी बाई आर, और एच के लिए क्या था 1 माइनस 2h बाई आर। याद रखना है चीज़, याद रखना है। यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे जल्दी जल्दी में, यहाँ पे 2d बाई आर कर देते हैं, वहाँ पे h बाई आर कर देते हैं। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को भाई साहब, मैं इन सब चीज़ों से गुजर चुका हूँ, ठीक है, हाँ जी, और इन सब चीज़ों से गुजर चुका हूँ, और अपने स्टूडेंट्स को भी देखा हूँ कि वे भी गुजर रहे हैं, वे भी गुजर रहे थे। इसलिए मैं आपको पहले ही आगाह कर देता हूँ कि आप मत गुजरो, ठीक है। डोंट डू दीज टाइप्स ऑफ सिली मिस्टेक्स, क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंस तो देंगे कि आपने एक सही क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा, एंड यू हिट द ऑप्शन एंड यू विल बी हैप्पी कि सर मैं तो ठोक के आया, 45 के 45 ठोक दिए नीट में, क्या बात था, पेपर क्या था। और जब रिजल्ट आया तो वहाँ पे अंडा आ रहा है, सारे के सारे गलत। क्यों? सिली मिस्टेक्स, और आपने कट द रॉप कर दिया, ठीक है। सो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमें दिमाग से और प्रैक्टिस के थ्रू, 2 चीज़ें हमारे पास करने के लिए 2 साल में, उन्हीं से हम ख़त्म कर सकते हैं। तीसरी चीज़ हमारे पास और कुछ है नहीं, ना ना ना, किसी भी टीचर के पास जादू की छड़ी नहीं है, जैसे घुमाया विंगार्डियम लेवियोसा पे हैरी पॉटर कर दिया और बन गया नीट का रिजल्ट। ऐसा नहीं होता। टीचर वीचर हम लोग बस क्या कर सकते हैं, आपके साथ मेहनत कर सकते हैं, ठीक, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। करना आप ही को है, सब कुछ करना आप ही को है। रिजल्ट आपका होगा, नीट में नंबर आएंगे आपके आएंगे, जेई में नंबर आएंगे आपके आएंगे, एडवांस में आप होंगे, मेडिकल कॉलेज में जाओगे एडमिशन, डॉक्टर बनोगे आप बनोगे, इंजीनियर बनोगे आप बनोगे। मैं तो इंजीनियर बन के एक तरफ ख़त्म हो गया। मैं अब इंजीनियर नहीं हूँ, मैं अब टीचर हूँ, मैं पहले इंजीनियर भी था। चलिए, तो अपनी क्या नाम जो है, अपनी बातों को ख़त्म करते हुए दूसरी चीज़ करते हैं, और करते हैं जी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटा सा डेरिवेशन है, वेरिएशन इन जी ड्यू टू द एल्टीट्यूड। ड्यू टू द एल्टीट्यूड, और अच्छा एल्टीट्यूड नहीं, सॉरी, उसके तो डेरिवेशन नहीं, उसका तो केवल कॉन्सेप्ट है एल्टीट्यूड का आपके लिए। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अराउंड इट्स ओन एक्सिस, बिल्कुल सही बात है। अर्थ अपने अराउंड, अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, उसकी वजह से भी जी में थोड़ा सा डिक्रीमेंट आता है। देखो जरा, इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना है, यदि समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, ताली बजाना अपने लिए, और नहीं समझ में आया तो दोबारा से रिपीट करना। आए, और क्या बोलूँगा। ओके, जरा सोचो आप लोग, सब लोग मिल बांट के सोचो, ओके, कि ये है इसका सेंटर। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो एक्सेलरेशन, जो आपको जो वेट लगता है ना, वो हमारे साथ वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं होता, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है। ये जो GM अपॉन आर स्क्वायर है ना, GMM अपॉन आर स्क्वायर, GMM अपॉन आर स्क्वायर, ये किस तरफ होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, इसको थोड़ी देर रोकते हैं यहाँ पे। अच्छा सोचो, अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, या कैसे भी रोटेट कर रही है, मतलब ऐसे रोटेट कर रही है, ओके, ऐसे ऐसे ऐसे। तो क्या ये पॉइंट या ये पार्टिकल भी रोटेट कर रहा है ऐसे? क्या एक पार्टिकल, अर्थ के ऊपर बैठा एक छोटा सा पार्टिकल, क्या सर्कुलर मोशन में है? क्या ऑल पार्टिकल ऑन द अर्थ इज इन सर्कुलर मोशन एंड टुगेदर दे आर इन रोटेशनल मोशन? आप पढ़ चुके हैं रोटेशनल मोशन। और अर्थ इज अ रिजिड बॉडी, अर्थ इज अ रिजिड बॉडी। सो अपन लोग बोल सकते हैं कि दिस पॉइंट इज इट इज इन सर्कुलर मोशन, इट इज इन सर्कुलर मोशन। और उसकी रेडियस क्या है? ये स्मॉल आर। दिस इज नॉट द रेडियस ऑफ अर्थ, यही तो कंसेप्ट है। दिस इज नॉट द रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज द रेडियस ऑफ रोटेशन
ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ दिस पार्टिकल, इसको ले लो आर, नहीं आर नहीं लेते, पी क्यू एस, एस भी ले लिया है, ओ ले लो इस पॉइंट को, ठीक है, उसको सेंटर दे रखा है मैंने इस पॉइंट को। तो दिस इज पॉइंट ओ इज सर्कुलेटिंग अराउंड दिस एक्सिस ऑफ द अर्थ, ओके, विद अ रेडियस ऑफ आर। हर किसी की रेडियस अलग है, यहाँ वाले पार्टिकल की छोटी सी रेडियस, यहाँ वाले पार्टिकल की कोई रेडियस ही नहीं है, यहाँ वाले की छोटी और छोटी और छोटी और, यहाँ वाला अर्थ की रेडियस पे रोटेट कर रहा है, फिर छोटी 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 छोटी, फिर जीरो। आर चेंज हो रहा है, ओके। अब ध्यान से सुनो और कॉन्सेप्ट क्या है। और कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई बॉडी इन सर्कुलर मोशन होती है तो देयर विल बी अ नेट फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, देयर विल बी अ नेट फोर्स ऑन द बॉडी, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन यदि हम सेंट्रीपिटल फोर्स से करेंगे तो हो जाएंगे कंफ्यूज, इसलिए हम आज यहाँ पे कंसेप्ट लाते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। किसका? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। देयर विल बी अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस पॉइंट ओ को ऐसा लगेगा कि ये अर्थ की वजह से, अर्थ जो घूम रही है, यदि ये ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो उसको अंदर की तरफ जो खींच रहा है, एम जी लेने वाला हूं यहाँ पे मैं, ओके। सो एम जी ना हो तो उसको ऐसा लगेगा कि अर्थ के अपने एक्सिस के अराउंड घूमने के कारण, ठीक है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, इट्स फीलिंग लाइक अ फोर्स जो उसको बाहर की तरफ धकेल रहा है, यहां से टक टक बुड़बक, ठीक। और दिस फोर्स विल बी एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और आई माइट से कि मैं इससे कुछ नहीं जान पाऊंगा, मैं बोलूंगा इसको इस बार एम आर ओमेगा स्क्वायर। यू नो द ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, और आप वी स्क्वायर की जगह रख सकते हो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो आर, एक आर से आर कट जाएगा और यू गेट द वैल्यू ऑफ centrifugal force, that is m r omega square. Okay. So this O point have two forces. One is vertically outward, one is towards the center, and this is like mg. This is mg. So there will be a net force. But problem ये है कि this mg is very very large and this mr omega square is very very small. बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। मेरी बात मान लो, बहुत छोटा फोर्स है, ओके। क्योंकि ओमेगा जो है ना, अर्थ का जो ओमेगा है, रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, वो बहुत स्मॉल है, 360 डिग्री एंगल, ठीक है, 360 डिग्री एंगल कितने सेकंड्स में, कितने सेकंड्स में सोचो जरा, या 2 पाई बोलूँ मैं क्योंकि इसमें रखना हो ना रेडियन में, कितने सेकंड्स में, 24 घंटा 60 मिनट 60 सेकंड, इतने टाइम में जरा डिवाइड करो, कितनी वैल्यू आएगी, बहुत छोटी वैल्यू आएगी। पाई की वैल्यू 3.14, तो 6 अपॉन इतना सब कुछ, बहुत छोटी वैल्यू है, और उसका भी स्क्वायर है। तो ओमेगा फॉर अर्थ इज अ वेरी वेरी स्मॉल थिंग, बहुत छोटी चीज़ है, इसलिए ये फोर्स जो होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर बहुत ही छोटा है, नेग्लिजिबल है, ओके, इन फ्रंट ऑफ एम जी। सो इसका जो नेट फोर्स आएगा ना वो इस तरफ ही आएगा, इतना भी ज़्यादा नहीं होगा, ऑलमोस्ट इसी तरफ होगा, ठीक है, जो नेट फोर्स आएगा, जो नेट फोर्स आएगा एफ नेट। क्लियर है? सो जस्ट अब एक चीज़, एक काम कर सकते हैं आप, तो या तो जी नेट निकाल लो डायरेक्ट, या एफ नेट निकालो, कुछ भी करो, 2 फोर्स है आपके पास, निकाल लो जरा। कैसे निकालोगे यार? पैरेललोग्राम लगाओगे ना, और कुछ थोड़ी लगाना होगा। एम जी का होल स्क्वायर, एम जी का होल स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, चलिए, प्लस 2 एम जी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस, इनके बीच का एंगल क्या है वो लेना पड़ेगा अपने को, एंगल तो लेना पड़ेगा ना। दिस मान लो इसको थीटा, इसको मान लिया हमने थीटा। यदि ये थीटा है तो ये इस तरह भागा, ओके, ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। दिस विल बी 90 प्लस थीटा, दिख रहा है, 90 प्लस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 प्लस थीटा। तो कॉस 90 प्लस थीटा, इसको हटा दूँ, हटा उसको, तो समझ में आ ही रहा है फिगर से, 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, आ गया। सो एज आई टोल्ड यू बिफोर कि एम आर ओमेगा स्क्वायर इज अ वेरी स्मॉल थिंग। पहली बात, ओमेगा ही बहुत छोटी है, ओमेगा बहुत छोटी क्वांटिटी,
उसका स्क्वायर और भी छोटी, और उसका भी स्क्वायर 4 टाइम ओमेगा की पावर 4, बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो अपन लोग इसको क्या कर देंगे, ना बाबा ना, सीधे नेग्लेक्ट कर देंगे इसको। क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। कॉस 90 प्लस थीटा, सीधी सी बात है, आपको पता है क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा आएगा। माइनस कॉस थीटा आना भी चाहिए। 2 एम स्क्वायर दिख रहा है, जी दिख रहा है, ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है, और आर भी दिख रहा है, आर में मिस कर रहा था, और कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा होना चाहिए। क्लियर? ओके, जरा आर की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? आर की वैल्यू क्या है? दिस इज अ थिंग आर। ओके, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ आर, दिस इज द एंगल थीटा। ये ट्राइंगल देख रहे हो आप, दिस इज स्मॉल आर, दिस इज कैपिटल आर, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। आई कैन यूज कॉस थीटा हियर। कॉस थीटा क्या आएगा, आर बाई कैपिटल आर। स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। पुट द वैल्यू हियर, एम स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर जी ओमेगा स्क्वायर। आर की वैल्यू आपने रखी क्या, कैपिटल आर कॉस थीटा साइन थीटा। सर आप 2 भूल रहे हो, ओके ये लो, कुछ याद आया? हाँ सर, किसका फॉर्मूला है ये, साइन 2 थीटा का। एम स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर जी ओमेगा स्क्वायर आर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? हाँ हाँ हाँ, चलो ओके। हम क्या कर सकते हैं, एम स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, जी स्क्वायर भी कॉमन लें। कैसे, ये लो, जी स्क्वायर भी कॉमन लो, एम स्क्वायर जी स्क्वायर कॉमन, तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो एम जी आएगा बाहर, एम जी बाहर आएगा ना। यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या बचा ओमेगा स्क्वायर आर साइन 2 थीटा अपॉन जी। दिस विल बी एफ नेट। एफ नेट की वैल्यू क्या होगी, फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एम इंटू ए, एम से एम मार गया। ओके, सो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, बहुत सारा खिचपिच हो गया है, कुछ जगह है ऊपर है, सब टाइटल हटा देता हूँ उसका, सब टाइटल नहीं है, टाइटल ही है। ओके, सो ए की वैल्यू क्या आ रही है, मैं ए की जगह जी इफेक्टिव लिख दूँ। जी इफेक्टिव कितना आ रहा है, जी इंटू अंडर रूट 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ओके, अब जैसे जैसे आप इस तरफ जाओगे, इस तरफ आओगे यहाँ पे, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0, ये टर्म 0, कितना वैल्यू आएगा, जी आएगा, कितना आएगा, जी आएगा। ओके, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे साइन 90 और 0। ओके, ओके सॉरी 2 थीटा होगा ना वहाँ पे, साइन 180 हो जाएगा। ओके, सो वहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी फिर से। क्लियर है, साइन 2 थीटा है ना, मैं 2 थीटा को भूल गया, सर 2 थीटा भी तो होना चाहिए था। ओके, अभी आप बच्चे बोल रहे होंगे, कई सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि सर सर सर, मैं कहा हाँ, आप तो बोले थे कि इक्वेटर पे ज़्यादा होगा, पोल्स पे कम होगा, सॉरी इक्वेटर पे कम होगा, पोल्स पे ज़्यादा होगा। बिल्कुल सही बात है, मैंने सही बोला था। यहाँ पे देखो भी तो, अर्थ को हमने कैसा लिया है, सर्कुलर दिया है, पूरा एकदम स्फीयर लिया है, परफेक्ट स्फीयर लिया है। अर्थ ऐसी है थोड़ी, अर्थ की वैल्यू यहाँ पे तो ज़्यादा है आर की, वहाँ कम है। तो ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है, ये वाला फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब आपने अर्थ को परफेक्ट स्फीयर लिया हो। यदि परफेक्ट स्फीयर नहीं माना है तो ये फॉर्मूला फिर गलत हो जाएगा। इस फॉर्मूले के हिसाब से पोल्स और यहाँ पे दोनों जगह पे जी उतना ही रहेगा, लेकिन और जगह डिफर करेगा, और जगह डिफर करेगा। ओके, सो तो दिस वाज द थिंग, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, जी इफेक्टिव के बारे में तीनों डेरिवेशन आपने दिखे और तीनों चीज़ें देख ली। अब हम कल को मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, मतलब इस ग्रेविटेशन चैप्टर के कुछ बचे हुए न्यूमेरिकल हैं, अच्छे न्यूमेरिकल हैं जो आपको करने हैं। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू।